हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उत्तराखंड में जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है, जिसकी प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही थी, कौन सी बुक्स अच्छी हैं जो आप लोगों को परचेज करनी चाहिए, उस पर एक अलग से वीडियो मैंने बनाई थी। आई होप आप लोगों ने देख ली है। नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर बुक्स भी मैंने टैग कर रखी है, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं उन्हें। बहुत ही अच्छी बुक्स है, आप लोग के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। और रही बात ये PYQ और प्रैक्टिस सेट की, तो आप लोग में से बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था, तो ये आप लोगों को मैं सॉल्व भी करा दूंगी, तो इजी रहेगा आपके लिए। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ उसके हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग जितना लाइक करते हैं उतना ज्यादा वीडियो की रीच बढ़ती है, तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्कंद आवर्त अनुपात है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज। तरलता अनुपात लिक्विडिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात सॉल्वेंसी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात एक्टिविटी रेशियो। यहाँ पर आपसे पूछा है जो स्टॉक टर्नओवर होता है, स्कंद आवर्त होता है, वो अनुपात क्या रहेगा। तो रेशियो एनालिसिस में आप कई तरह के रेशियोज को पढ़ते हैं, कई टाइप के रेशियोज होते हैं, जिसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, इसमें ये पता चलता है कि कितनी लाभदायकता है, जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, सारे रेशियोज निकालते हैं। इसी तरह आपके कुछ एक्टिविटी रेशियोज होते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि आवर्त या क्रियाशीलता कितनी है। फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं कुछ, जैसे आपके लिक्विडिटी रेशियो आते हैं, लॉन्ग टर्म रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज आते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो किस तरह का रेशियो होगा, वो क्रियाशीलता अनुपात में आता है, एक्टिविटी रेशियो में आता है। क्योंकि जितना ज्यादा स्टॉक का टर्नओवर रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, उतनी ही एक्टिव क्या होगी, आपकी फर्म रहती है या ऑर्गेनाइजेशन रहती है। इसको इन्वेंट्री टर्नओवर या फिर मर्चेंडाइज टर्नओवर भी कहा जाता है, तो किसी भी नाम से क्वेश्चन में दे रखा होगा। इस अनुपात के बारे में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो रेशियो होता है वो जितना ज्यादा होगा, जितना अधिक होगा, उतना ही ज्यादा माना जाता है कि उस फर्म की या उस बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी है और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ वो काम कर रही है। और इसको निकाला कैसे जाता है, तो उसको निकाला जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक और इन्वेंट्री। तो क्वेश्चन में आपके फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो को निकालने का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक और इन्वेंट्री, ये आपका एक्टिविटी रेशियो है या फिर इसे परफॉर्मेंस रेशियो भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में किसी भी नाम से पूछ सकता है। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संचालन अनुपात 70% है, शुद्ध लाभ अनुपात होगा। इफ द ऑपरेटिंग रेशियो इज 70%, द नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी 15%, 30%, 35%, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में आपको देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है ये क्वेश्चन। इसमें आपको सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो बताया है और ये पूछा है कि नेट प्रॉफिट रेशियो कितना होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो ऑपरेटिंग रेशियो होते हैं और जो नेट प्रॉफिट रेशियो होते हैं, उन दोनों का टोटल जो हम करते हैं तो वो 100 आता है। यहाँ पर हमको एक पता है 70%, और हमको ये पता है कि अगर दोनों का टोटल 100 होता है तो 100 में से हम एक को लेस कर देंगे तो दूसरा हमको पता चल जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप इसको निकालने में सोचते रहते कि कितना होगा, आप समझ नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर हम 100 में से 70% को लेस करेंगे, कितना बचेगा हमारा, 30 बचेगा। 30 ही हमारा आंसर हो जाएगा। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। जो ऑपरेटिंग रेशियोज होते हैं वो ये बताते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेटिंग किस तरह से चल रही है किसी भी बिजनेस में। अगर आप फॉर्मूले की इसकी बात करें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ये इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। नेट सेल इनटू 100 करके इस फॉर्मूले को हम निकाल लेते हैं। इसमें सारे जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको ही ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू अनुपात का आदर्श स्तर है। आइडल लेवल ऑफ करंट रेशियो इज 4:1, 2:1, 1:1, 0.5:1। अब यहाँ पर आपसे पूछा है जो करंट रेशियो होता है उसका आइडल लेवल क्या होता है। तो आपके करंट रेशियो होते हैं, क्विक रेशियो होते हैं, ये किस तरह के रेशियोज होते हैं या किसके हेड में आते हैं। ये आपके लिक्विडिटी रेशियो होते हैं, तरलता अनुपात होते हैं। ये बताते हैं कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी फर्म में जो करंट एसेट्स होती हैं या फिर जो करंट लायबिलिटी होती है उनका क्या लेवल है, किस स्तर तक की है। तो जो करंट रेशियो होता है उसका जो आदर्श स्तर माना जाता है वो 2:1 होता है। इसका फॉर्मूला जो रहता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी रहता है। तो करंट एसेट सिंपल समझ लीजिए कि जो हमारी करंट लायबिलिटीज हैं उसकी डबल होती है हमारी करंट एसेट।
तब इसको माना जाता है कि ये अच्छा है किसी भी बिजनेस के लिए। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। इससे फर्म की जो बिजनेस होता है उसकी शॉर्ट टर्म में क्या करंट फाइनेंशियल स्टेटस है, इसका पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस चीज का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना करिए कि जो करंट रेशियो होता है वो किसी भी फर्म में जो शॉर्ट टर्म के जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटस को जानना कि शॉर्ट टर्म में क्या है करंट में फाइनेंशियल स्टेटस, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। और स्टाइडल लेवल जो होता है वो 2:1 हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इसे वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है, कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहा जा सकता है। तो किसी भी नाम से आ सकता है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। एक आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल या त्वरित संपत्ति लिक्विड और क्विक एसेट्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो लिक्विड एसेट होती है या क्विक एसेट होती है वो कैसे निकलती है। आपने करंट एसेट को समझ ली कि जो भी आपकी कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक है, स्टॉक है, ये सारी चीजों को ऐड कराया जाता है, हमारी करंट एसेट निकल आती है। यहाँ पर आपसे पूछा जो लिक्विड लिक्विड एसेट्स वो होती हैं जिनको आप फौरन ही क्विकली चेंज कर सकते हैं कैश में, रोकड़ में, नगद में फौरन ही इनको चेंज किया जा सकता है, वो हमारी तरल या फिर क्विक एसेट्स कहलाती हैं। तो कैसे निकाला जाएगा यही पूछ रहा है आपसे। करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स प्लस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर कैसे निकाला जाता है, जो हमारी करंट एसेट होती है जब उसमें से हम जो स्टॉक या फिर जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उसको लेस कर देते हैं, तो हमारा जो क्विक एसेट्स होती है या फिर जो लिक्विड एसेट्स होती है वो निकल के आ जाती हैं। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। तो जो आपका ये इससे भी रेशियो निकाला जाता है, जो लिक्विड रेशियो कहा जाता है या फिर क्विक रेशियो कहा जाता है, तो इसको निकालते हैं। और जो आपका करंट रेशियो होता है, करंट रेशियो में हमें पता चलता है कि कितनी है, लेकिन जो ज्यादा अगर हमें पता करना है लिक्विडिटी के बारे में तो उसके लिए ये आपका क्विक एसेट रेशियो या फिर लिक्विड एसेट रेशियो निकाला जाता है। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त अनुपात प्रबंध को सहायता करते हैं। टर्नओवर रेशियो हेल्प द मैनेजमेंट है। संसाधनों के प्रबंध में, मैनेजिंग द रिसोर्सेज, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में, इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस, वित्त का नियोजन करने में, प्लानिंग द फाइनेंस, उपयुक्त सभी में, ऑल द एबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टर्नओवर रेशियोज होते हैं, जो आवर्त अनुपात होते हैं, आवर्त अनुपात कौन से और क्या कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। जो टर्नओवर रेशियोज होते हैं उनको एक्टिविटी रेशियोज भी कहा जाता है, यानी कि आवर्त या क्रियाशीलता अनुपात। तो ये क्या पता लगाते हैं या किस चीज में जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब हम ये देख रहे हैं कि टर्नओवर क्या है, क्या एक्टिविटी है, कितना ज्यादा एक्टिव है जो मैनेजमेंट है, वहां पर हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं परफॉर्मेंस का, तो कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में कि किस तरह से काम किया जा रहा है, क्या एक्टिविटी का रेशियोज है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल संपत्तियों में कौन सा शामिल नहीं है, विच इज नॉट इंक्लूड इन क्विक एसेट। रहतिया, स्टॉक, देनदार, डेटर्स, बैंक में रोकड़, कैश एट बैंक, हस्तक रोकड़, कैश इन हैंड। तो अभी मैंने आपको इसके बारे में समझाया था कि जो करंट एसेट में से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमारी क्या निकल के आती है, लिक्विड या फिर क्विक एसेट निकल के आती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में क्या रहा है किसको हम शामिल नहीं करेंगे, तो हम स्टॉक को शामिल नहीं करेंगे, तो हमारी बाकी तीनों चीजें किसमें आएंगी, क्विक एसेट होंगी। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देनदार 40,000, प्राप्य पत्र 20,000, वर्ष की उधार बिक्री 2,40,000, अतः औसत वसूली अवधि माह में। यहाँ पर आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड इन मंथ। डेटर्स है 40,000, बिल्स रिसीवेबल्स है 20,000, क्रेडिट सेल फॉर द ईयर है 2,40,000 एंड हेंस एवरेज कलेक्शन पीरियड इन मंथ इज। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है एवरेज डेटर्स रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू, यहाँ पर आपका अगर डेज में आंसर होगा 365 कर लीजिएगा और मंथ में होगा तो 12 मंथ होते हैं तो 12 कर लेंगे हम। एवरेज डेटर्स तो यहाँ पर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कुछ बताया नहीं गया है, अगर ओपनिंग क्लोजिंग बताया जाता है तो दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर देते हैं तो एवरेज हमें पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें बताया नहीं गया है तो जो दे रखा है उसको डायरेक्ट हम एवरेज मानेंगे। डेटर 40,000 और जो बिल रिसीवेबल है 20,000, दोनों ऐड हो जाएंगे, 60,000 हो गया। अपॉन में आपका नेट क्रेडिट सेल होती है,
यहाँ पर डायरेक्टली आपसे क्रेडिट सेल बता रखी थी। अगर आपकी डायरेक्टली नहीं बताता, सेल्स सिर्फ दे रखी होती, तो वहां पर कुछ ना कुछ बताया रहता क्वेश्चन में कैश सेल के बारे में, तो उसमें टोटल सेल में से हम कैश सेल को हटा देते। उसके बाद हमारी बचती क्रेडिट सेल, क्योंकि आपको पता है कि जो भी सेल होती है पूरी कैश में तो होती नहीं है, कुछ क्रेडिट पे होती है, कुछ कैश में होती है। यहाँ पर हमको सिर्फ जो क्रेडिट सेल है वो ही लेनी है, क्योंकि कलेक्शन कर रहे हैं ना, तो कलेक्शन उसी का करेंगे जो हमें नहीं मिला होगा। इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ क्रेडिट सेल लेंगे। या फिर नेट क्रेडिट सेल जो कहा जा रहा है, तो अगर सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा होता तो उसको हम लेस कर देते। सेल्स रिटर्न नहीं दे रखा था, डायरेक्ट दे रखा है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप उसको अपॉन में रख लीजिए। इनटू मंथ्स में कह रहा है तो 12 कर लेंगे। अब हमने सब कुछ प्लेस कर दिया अपने जो फॉर्मूला था उसमें, अब हम सॉल्व कर लेंगे। 60,000 अपॉन 2,40,000 इंटू 12 सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 मंथ्स आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है मोस्ट रिगरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज। लिक्विडिटी रेशियो में अभी मैंने ऐसे आपको बताया था, करंट रेशियो होता है, लिक्विड रेशियो होता है, यानी कि जो आपका क्विक रेशियो होगा। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा रिगरस टेस्ट होता है तो चालू अनुपात करंट रेशियो और तरलता अनुपात एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, तरल अनुपात क्विक रेशियो, ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कड़ी जांच होती है वो हो जाती है जो आपका एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो दे रखा है और तरलता अनुपात। तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर क्या चेंजेस होते हैं, क्या डिफरेंस होगा। तो आपने देखा था जो करंट रेशियो था उसमें हम करंट एसेट सारी ले लेते हैं, जो हमारा क्विक रेशियो था वहां पर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को जो हमारी करंट एसेट उसमें से लेस कर देते थे। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो निकालते हैं कि पूरी तरह हम देखना चाह रहे हैं कि अभी फौरन हमारे पास करंट में, नगद में, कैश में कितना है अमाउंट, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो हमारी लिक्विड एसेट भी होती है उसमें से हम सिर्फ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं उनको ही लेते हैं, उन तीनों को ही ऐड करते हैं इस रेशियो को निकालने के लिए। और साथ ही जो हमारी करंट लायबिलिटी थी, तो करंट एसेट उससे एसेट में तो हम डायरेक्ट सारी लायबिलिटीज को ऐड करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर निकाल रहे होते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, तो वहां पर हम जो लायबिलिटीज लेते हैं उसमें भी जो हमारी बैंक और ड्रॉफ्ट होता है उसको हम लेस कर देते हैं, सिर्फ हम लिक्विड लायबिलिटीज को लेते हैं। यानी कि जो करंट लायबिलिटीज थी उसमें से हमने बैंक और ड्रॉफ्ट को भी लेस कर दिया। अब हमारे पास निकल के जो फॉर्मूला बनता है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। तो यहाँ पर किससे हमें सबसे ज्यादा सही पता चलता है कि कितनी तरलता है हमारी फर्म में, बिजनेस में, वो होता है हमारा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। तो इसका भी अगर आपसे ये पूछ सकता है कि क्या आइडल माना जाएगा, क्या आदर्श स्तर होता है, आइडल लेवल होता है, तो 0.5:1 इसका आइडल लेवल है। करंट जो रेशियो था उसका था हमारा 2:1, जो लिक्विड क्विक रेशियो होता है उसका था 1:1, और जो हमारा ये एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो होगा इसका हो जाएगा 0.5:1। तीनों ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में कोई भी पूछ सकता है। तो सबसे ज्यादा रिगरस टेस्ट जो होता है वो हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपात जितना ही ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है, ये लागू नहीं होता है। हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज, दिस डज नॉट अप्लाई टू नेट प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर, ऑपरेटिंग रेशियो, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये नॉर्मली माना जाता है कि जितना ज्यादा अधिक होता है उतना ही अच्छा होगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला है या फिर ये बात जो होगी वो किस रेशियो के लिए नहीं लागू होती है, नहीं मानी जाती है। वो हो जाता है हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो है, संचालन अनुपात है, वो जितना ज्यादा होगा फेवरेबल नहीं माना जाता, जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देनदारों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डेटर्स, चालू अनुपात को बढ़ाता है, इंक्रीज करंट रेशियो, चालू अनुपात घटाता है, डिक्रीज करंट रेशियो, चालू अनुपात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हैज नो इफेक्ट ऑन द करंट रेशियो, उपयुक्त सभी, ऑल द अबव। तो यहाँ पर जो डेटर्स है अगर उनसे कलेक्शन हमको हो रहा है तो यहाँ पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब बात करंट एसेट की आती है तो वहां पर कैश भी हमारा करंट एसेट में आता है, डेटर्स भी हमारे करंट एसेट में आते हैं। तो यहाँ पर डेटर्स थे हमारे और डेटर्स से अब हमें कैश मिल गया है, तो डेटर्स में कम हो गया और वही कैश वाले कॉलम में हमारा बढ़ जाएगा। तो टोटल करंट एसेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उतनी ही रहेंगी। मान लीजिए 500 रुपए की बिक्री की थी, सेल की थी आपने उधार, तो 500 का डेटर आपके बन गए, लेकिन जब वो 500 रुपए आपको मिल गए तो वो आपके कैश के कॉलम में चले गए। ओवरऑल तो करंट एसेट जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, वो तो टोटल आपकी सेम ही रहेगी।
तो टोटल हमारा सेम रहेगा तो जो रेशियो हम निकाल रहे होंगे उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए चालू अनुपात पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हैज नो इफेक्ट ऑन द करेंट रेशियो। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत से ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जो कैश होती है उसके इनफ्लो का आउटफ्लो का किसी का भी कोई भी इफेक्ट बिजनेस पे नहीं पड़ता या करंट एसेट पे नहीं पड़ता है। आइए एक बार देख लीजिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज टोटल कौन सी होती हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि करंट एसेट कौन कौन सी होती है, करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार देख लेते हैं। करंट एसेट में आपकी आती है कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, स्टॉक, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी आपकी करंट एसेट्स हैं। करंट लायबिलिटी की हम बात करें, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, लायबिलिटी फॉर टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये सारी हमारी करंट लायबिलिटीज हैं। तो अब आपके क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर क्या चीज दिखाई जाती है। तो अगर आपका यहाँ पर डेटर्स कम होंगे तो जाके कैश कॉलम में बढ़ जाएंगे, तो आपकी टोटल करंट एसेट को कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो हम रेशियो निकालेंगे उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालू अनुपात 2.7:1, त्वरित अनुपात 1.8:1, चालू दायित्व 60,000 है तो स्टॉक का मूल्य होगा करंट रेशियो 2.7:1, क्विक रेशियो 1.8:1, करंट लायबिलिटी 60,000, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज। तो यहाँ पर आपको स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, ये भी आपको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम करंट जो रेशियो हमारा दे रखा था उससे हम करंट एसेट निकाल लेंगे, फिर जो हमारा क्विक रेशियो दे रखा है उससे हम क्विक एसेट निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों को लेस कर देंगे। और करंट एसेट में से जब हम लिक्विड एसेट को या क्विक एसेट को लेस करेंगे तो हमारा स्टॉक की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि जो क्विक एसेट होती है उसमें स्टॉक शामिल नहीं होता है। उसको निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एज इट इज लिख लीजिए करंट एसेट का क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमें पता है करंट रेशियो कितना है 2.7 अपॉन में 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू करंट एसेट नहीं पता x मान लीजिए, अपॉन में 60,000 आ जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बाहर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जाएगी करंट एसेट 1,62,000 यानी कि 1,62,000। अब हम निकालेंगे क्विक एसेट। क्विक एसेट निकालने के लिए क्विक रेशियो रखिए 1.8 अपॉन 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर हमको लिक्विड एसिड नहीं पता, x मान लीजिए, अपॉन में आ जाएगा 60,000। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बाहर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1,08,000। ये हमारी क्या हो जाएगी क्विक एसेट। अब हमें पता ही था कि जो क्विक एसेट जो करंट एसेट होती है उसमें जब स्टॉक को लेस कर देते हैं तो हमारा निकल के क्विक एसेट आ जाती है। तो सेम वैसे ही हम करेंगे, यहाँ पर जो हमारी करंट एसेट हमें पता चली है और जो क्विक एसेट पता है, दोनों को हम लेस कर देंगे तो हमें स्टॉक की वैल्यू पता चल जाएगी। लेस कर दीजिए 1,62,000 माइनस 1,08,000, लेस करेंगे आएगा 54,000 और यही 54,000 54,000 हमारी क्या हो जाएगी स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इजी है, बस थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूलाज को ध्यान में रखिएगा और आपको ये पता हो कि कैसे इसको लेकर के चलना है तो बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वर्ष की शुद्ध बिक्री 2,50,000 है तथा देनदार 50,000 है तो औसत वसूली अवधि होगी। If net sale for the year is 2,50,000 and debtors 50,000, then average collection period will be 45 days, 60 days, 73 days, 55 days। तो अभी मैंने आपको बताया ही था एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने का फॉर्मूला कि क्या था, एवरेज डेटर्स रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 365 और 12, यहाँ पर डेज में है तो इनटू 365 कर देना है आपको। तो इसको सॉल्व करके मुझे बताइए आप लोग कि क्या करेक्ट आंसर आया है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पहले मैं इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगी, लेकिन आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिएगा कि करेक्ट आंसर कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशधारकों का कोष डैश के बराबर है, शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू डैश। यहाँ पर आपको बताना है कि जो शेयर होल्डर्स फंड होता है वो किसके बराबर होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रेवेन्यू एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रेवेन्यू एंड सरप्लस, नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंशधारकों का कोष जो होता है, अंशधारकों के कोष की हम बात करें तो किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर जो अंशधारकों का कोष होता है वो उसमें आपके समतांश पूंजी, प्राधिकारज पूंजी या फिर आय अधिशेष तीनों को ही शामिल किया जाता है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात मूलतः आय या प्रतिफल का माप है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर बेसिकली द मेजर्स ऑफ यील्ड एंड रिटर्न? लिक्विडिटी, एक्टिविटी, डेब्ट, प्रॉफिटेबिलिटी। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक संस्था होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वहां पर जो एनालिसिस किया जाता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं उसका एनालिसिस भी किया जाता है, जिससे कि कोई भी डिसीजन लिया जा सके। तो वहां पर जो आय या प्रतिफल यानी कि इनकम और जो रिटर्न हो रहा है उसको मेजर करने के जिस रेशियोज का यूज किया जाता है वो किस प्रकार के होते हैं? तो वो कहलाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी कि लाभप्रदता अनुपात। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। जो तरलता अनुपात होते हैं या लिक्विडिटी रेशियो होती है देखने के लिए कि संस्था में शॉर्ट टर्म में कितनी लिक्विडिटी है, और जो एक्टिविटी रेशियो होता है ये पता चलता है कि किस तरह का संचालन कैसे हो रहा है। डेब्ट रेशियो जो होते हैं तो उसमें ये देखना होता है कि कितना अनुपात है उनका, कि समताधारियों में का कितना है, कि अंश पूंजी कितनी है और आपके डेब्ट कितना है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध कार्यशील पूंजी को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? नेट वर्किंग कैपिटल इज डिफाइंड एज टोटल एसेट्स लेस करंट एसेट्स, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज लेस करंट एसेट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड कैश। जब हम बात करते हैं नेटवर्किंग कैपिटल की तो वहां पर उसको कैसे परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो मैंने वर्किंग कैपिटल पर जो वीडियो अपलोड करी थी तो वहां पर मैंने इसको समझाया था आपको कि वर्किंग कैपिटल कितने तरह की होती है। तो जो नेट वर्किंग कैपिटल होती है तो इसे किस तरह से निकाला जाएगा? जो आपकी शुद्ध कार्यशील पूंजी होती है उसे निकालने के लिए जो आपकी करंट एसेट्स होती हैं उनको टोटल कर लिया जाता है और जो करंट लायबिलिटी होती है उसमें से उसको हम लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस में दे रखा है कि द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, यानी जो करंट एसेट्स हैं वो जितनी ज्यादा अधिक होंगी करंट लायबिलिटी से वही हो जाती है हमारी नेट वर्किंग कैपिटल। यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। जो आपका ऑप्शन सी दे रखा है उसमें करंट लायबिलिटीज में से लेस किया गया है करंट एसेट को, तो वहां पर नेट वर्किंग कैपिटल नहीं निकल के आएगी। अगर लायबिलिटी ज्यादा हो जाएंगी तो वहां पर वर्किंग कैपिटल नहीं निकलेगी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।